शुरुआत करते हैं तफसील से खबरों की। सोशल मीडिया पर एक वीडियो क्लिप मौज़ूए गुफ्तगू है जिसमें साबिक अमरीकी सदर जॉर्ज बुश इराक पर हमले को नाकाबिल जवाज और जालिमाना करार देते हैं, लेकिन फौरन ही कहते हैं कि मेरा मतलब यूक्रेन था। यह क्लिप अमरीकी खबरसां इदारे डेल्स न्यूज के रिपोर्टर माइकल वेल्म्स ने अपने ट्विटर पर शेयर किया था। जॉर्ज बुश सदरन मेथोडिस्ट यूनिवर्सिटी में अपने सदारती मरकज जॉर्ज बुश सेंटर की एक तकरीब से खिताब कर रहे थे जब उनकी जबान फिसली और अपने 10 मिनट के खिताब में बज़ाहिर रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का हवाला देते हुए जॉर्ज बुश ने एक मौके पर कहा कि एक शख्स का फैसला कि कुल्ली तौर पर इराक पर नाकाबिल जवाज और जालिमाना हमला किया जाए, ताहम फौरन ही जॉर्ज बुश को अपनी गलती का एहसास हुआ और अगले ही लम्हे उन्होंने कहा मेरा मतलब है कि यूक्रेन पर। वहीं दूसरी जानिब जॉर्ज बुश की हंसी पर सोशल मीडिया पर लोगों ने तनकीद की, जिसमें किसी ने कहा कि खुद साख्ता जंग में कई लोगों की हलाकत पर हंसना काबिल अफसोस है। किसने कहा है कि जॉर्ज बुश ने तस्लीम कर लिया कि वो जंगी मुजरिम हैं। बहुत से लोगों ने जुबान फिसलने के इस वाकये को फ्राइडन स्लिप करार दिया है, जबकि कुछ ने क्या कहा मैंने पहले ही बताया। किसी ने कहा कि उन्होंने खुद ये कबूल कर लिया है कि वो जंगी मुजरिम है। फ्राइडन स्लिप नफ्सियात की इस्तिलाह है जिसमें इंसान किसी बात को छिपाना चाहता है मगर लाशऊर में छिपा हुआ सच नादानिस्ता तौर पर उसकी जुबान पर आ जाता है। याद रहे कि 2003 में अमेरिका ने सदर बुश के दौर में इराक पर हमला किया था जब ये खुद वहां के सदर थे, जिससे बड़े पैमाने पर तबाही हुई थी। तजियाकारों की अक्सरियत का ख्याल है कि यह हमला बिला जवाज था। देखिए कहां और कब इनकी जुबान आखिरकार फिसली। इसके बरक्स रूस में इंतखाबात में धांधली होती है। सियासी मुखालिफिन जेलों में भेज दिए जाते हैं या उन्हें इलेक्शन में हिस्सा लेने नहीं दिया जाता है। रूस में एहतसाब का निजाम नहीं है। एक शख्स का फैसला कुल्ली तौर पर नाकाबिले जवाज और जालिमाना है कि इराक पर हमला किया जाए। मेरा मतलब है कि यूक्रेन पर। 75 साल का हो गया हूं। 75 साल के हो गए हैं, लेकिन उनकी जुबान पे वो बात है जो उनके दिलो दिमाग में कभी हुआ करती थी। आगे बढ़ते हैं। रूस की वज़ारत दफा ने कहा है कि मारियोपोल में अज़ोस्टॉल स्टील प्लांट से मजीद 771 यूक्रेनी जंगजुओं ने गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान हथियार डाल दिए हैं, जिसके बाद खुद सुपुर्दी करने वाले यूक्रेनी फौजियों की तादाद 1730 हो गई है। रूसी वज़ारत दिफा ने कहा है कि इनमें 80 से ज़ायद जख्मी है जिनका इलाज किया जा रहा है। यूक्रेनी सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन के जनूबी शहरों खेरसोन, मेलिटोपोल और मारियोपोल पर दोबारा कंट्रोल हासिल करने के लिए पुरअज़्म है, जिन पर अब रूसी फौजियों का कब्जा है। खबर है कि यूक्रेन के जंगजुओं ने रूसी फौजियों को ले जाने वाली बख्तरबंद ट्रेन को धमाके से उड़ा दिया है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस ने यूक्रेन पर हमले शुरू होने के बाद से अब तक 2000 से ज्यादा मिसाइल दागे हैं। उधर लुहांस्क के गवर्नर ने बताया कि डोनेस्क में रूसी अफवाज की गोलाबारी में 4 अफराद हलाक हो गए हैं। इलाकाई गवर्नर ने बताया कि रूसी अफवाज ने कई गांवों पर गोलाबारी की, जिसकी वजह से कई इलाके बिजली से महरूम हो गए हैं। इंस्टीट्यूट फॉर स्टडी ऑफ वॉर ने रिपोर्ट किया है कि रूसी हुकाम ने कहा है कि वो स्टील प्लांट पर कब्जे के बाद मारियोपोल को एक रिजॉर्ट सिटी में तब्दील करने का इरादा रखते हैं। दूसरी तरफ रूस ने कहा कि वो ड्रोन को तबाह करने के लिए यूक्रेन में ताकतवर लेजर्स की नई टेक्निक का इस्तेमाल शुरू करेगा। यूक्रेन के इंसानी हुकूक के एक कारकुन ने कहा कि 24 फरवरी से अब तक कम से कम 231 बच्चे हलाक और 427 जख्मी हो चुके हैं। नेटो के सरबराहान दिफा ने ब्रसेल्स में मुलाकात की, जिसमें यूक्रेन में रूसी जंग और स्पेन के शहर मड्रिड में नेटो के आइंदा सरबराही इजलास पर तबादला ख्याल किया गया।
नेटो मिलिट्री कमेटी के सरबराह डच एडमिरल रोब हावर्ड ने इफ्तिताही कलमात के दौरान कहा कि एक दूसरे को अपनाने की सलाहियत इजलास का अहम मौजू था। उन्होंने नेटो को अपने इत्तेहाद और तब्दीली की सलाहियत की वजह से तारीख का कामयाब तरीन इत्तेहाद करार दिया। हाउस ने मीटिंग में बताया कि रूसी सदर की वजह से यूक्रेन जंग में हमें नए चैलेंजेस का सामना है। As the Secretary General once said, we are the most successful alliance in history because of two things. जैसा कि सेक्रेटरी जनरल ने एक बार कहा था, हम दो चीजों की वजह से तारीख का सबसे कामयाब इत्तेहाद हैं। पहली हमारी मुत्तहिद होने की सलाहियत और दूसरी तब्दीली की हमारी सलाहियत। यूक्रेन की जंग में हमें रूसी सदर की वजह से नए मखमसे का सामना है। पिछले चंद महीनों में नेटो ने यह जाहिर किया है कि वो तेजी से और मुअस्सिर तरीके से अपनी करेंसी को तब्दील करने की सलाहियत रखता है। नेटो की फौजी हिकमत अमली का मकसद मुताल्लिकीन का दिफा करना है। The foundation for that response came from the work that this committee started years ago. Together with the strategic commanders, we developed the NATO military strategy. बरतानवी नशरियाती इदारे स्काई ने रिपोर्ट किया है कि ताज़ा रूसी हमलों के बावजूद डॉनबास इलाके के कल्ब में वाक़ा एक कस्बे के रिहायशी इनखला करने को तैयार नहीं है उस कस्बे के लोग। रिपोर्ट के मुताबिक हालिया दिनों में यूक्रेन के जेर कब्जा शहर बाख्मुत में शदीद झड़पें हो रही हैं। ये रिपोर्ट देखिए। यूक्रेन पर रूस के हमले का आज 85वां दिन है। डोंबास, लुहांसिक, दोनेस्क पर रूसी हमले का सिलसिला जारी है। इमारतें तबाह हो रही हैं, शहरी मारे जा रहे हैं। कई मिलियन यूक्रेनी शहरियों ने रूसी हमले के बाद हिजरत को तरजीह दी है। उधर बरतानवी नशियाती इदारे स्काई ने रिपोर्ट किया कि ताज़ा रूसी हमले के बावजूद डोंबास इलाके के कल्ब में वाक़े एक कस्बे के रिहायशी इनखला करने को तैयार नहीं हैं। रिपोर्ट के मुताबिक हालिया दिनों में यूक्रेन के ज़ेर कब्ज़ा शहर बाख्मुत में शदीद झड़पें हुई हैं। दोनेस्क से तकरीबन 50 मील शुमाल में वाक़े बाख्मुत यूक्रेनी अफवाज के लिए एक मरकज के तौर पर रहा है। रूसी पेशकदमी को रोकने के लिए यहाँ मुसलसल इजाफी फौजें भेजी जा रही हैं। स्काई न्यूज़ ने रिपोर्ट किया कि रूसी फौजियों ने तबाहशुदा फैक्ट्रियों और रिहायशी इलाकों को पीछे छोड़ते हुए नए इलाकों पर कब्जा करने पर तवज्जो मरकूज कर रखी है। स्काई न्यूज़ ने कहा कि बाख्मुत में तकरीबन 2000 लोगों को हरारत फराहम करने वाली फैक्ट्री को निशाना बनाया गया, जिसमें फौजी समेत मुतअद्दिद अफराद हलाक हुए। यूक्रेनी फौजियों का कहना है कि रूसी अफवाज खौफ व हरास फैलाने के लिए शहरियों को निशाना बना रहे हैं, लेकिन इरादों की मजबूत यूक्रेनी डट कर उनका मुकाबला कर रहे हैं। वो हमारे इलाके पर कब्जा कर सकते हैं, लेकिन वो हम यूक्रेनियों को अपना गुलाम नहीं बना सकते। हम कभी भी रूसी धुन नहीं गाएंगे। ये नामुमकिन है, किसी भी हद तक नामुमकिन है। तकरीबन 90 मील तक फैली इस फ्रंट लाइन पर शदीद बमबारी की गई, लेकिन यहाँ के मुकामी बाशिंदों ने अपना इलाका नहीं छोड़ा। मैं क्यों डरूं? मैं सिर्फ ये नहीं चाहती कि जंगी आलात मेरे घर को मुतासिर करें और मेरे अपनों को हलाक करें। इस दौरान एक मुकामी रिहायशी ने जंग में मारे गए अपने 32 साला बेटे यूरी को दफन किया, जबकि उसकी 13 साला बेटी भाई के जाने के गम में ताबूत से लगकर रोती रही। दिल शिकस्ता रिश्तेदार और दोस्त भी रूसी हमले में मारे गए शख्स की मैयत पर अफसुर्दा नजर आए। नहीं, ऐसा नहीं है कि मेरे बेटे की मौत हो गई है, लेकिन मुझे अफसोस है। मैं बहुत उदास हूँ, लेकिन उसने एक हीरो की तरह मौत को गले लगाया और मुझे उसके लिए उस पर फख्र है। यूरी के जनाजे में बहुत से लोग शामिल हुए। साथी सिपाहियों ने बंदूक की सलामी दी, ये जानते हुए कि मैदानी जंग में वापस आते ही उन्हें भी अपने साथी की तरह किस्मत का सामना करना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू।
जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज ने रूस से लड़ने के लिए यूक्रेन को हथियार फराहम करने के अपने मुल्क के फैसले का दिफा किया है। जुमेरात को कानून साजों से खिताब करते हुए शोल्ज ने जर्मनी में कुछ लोगों की तरफ से उठाए गए खदशात को मुस्तरद कर दिया कि यूक्रेन को हथियार भेजने पर तनाजा हो सकता है। उन्होंने मजीद कहा कि रूस के सदर की यह सोच गलत थी कि यूक्रेन पर ताकत के जरिए अमन मुसल्लत किया जा सकता है। कुछ लोगों के लिए हमारी हिमायत कम, जबकि कुछ लोगों के लिए बहुत ज्यादा होती है। मजलूम मुल्क की मदद करना इश्तिआल अंगेजी नहीं है, बल्कि तशद्दुद को खत्म करना है। जबरदस्ती अमन को लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि यूक्रेन के लोग रूस के हुक्म को कबूल नहीं करते। पुतिन को यह समझना होगा कि यूक्रेन के दिफा को नहीं तोड़ सकते। अमन के लिए दिल से बात करने के लिए तैयार होना होगा। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने जुमेरात को स्वीडन और फिनलैंड के रहनुमाओं का व्हाइट हाउस में खैर मकदम किया और यूक्रेन पर रूस के हमले के जवाब में नाटो में शमूलियत के लिए दरख्वास्त देने की सताइश की। बाइडेन ने व्हाइट हाउस में स्वीडन की वजीर आजम मैग्दलेना एंडरसन और फिनलैंड के सदर साउली निनिस्टो का इस्तकबाल मुसाफा और क़हक़हों के साथ किया। बाइडेन ने यूक्रेन पर रूस के हमले के खिलाफ यूरोप को मुत्तहिद करने को अव्वलीन तरजीह करार दिया है। तुर्की ने इस इत्तेहाद में फिनलैंड और स्वीडन को शामिल करने के बारे में सवालात उठाए हैं। स्वीडन से कहा है कि वो कुर्द अस्करियत पसंदों की हिमायत बंद करे। तालिबान ने अफगानिस्तान में टीवी नशरियात का हिस्सा बनाने वाली तमाम खवातीन को नशरियात के दौरान चेहरे को नकाब से ढांपने का हुक्म दिया है। अफगान वज़ारत अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर की जानिब से जारी करदा हुक्म में कहा गया है कि इसका अतलाक अफगानिस्तान में तमाम मीडिया इदारों में काम करने वाली तमाम खवातीन पर होगा। वज़ारत ने मजीद कहा कि यह फैसला हतमी है और इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। ख्याल रहे कि इससे कबल 7 मई को तालिबान के सुप्रीम लीडर मुल्ला हिबतुल्लाह अखुंदजादा ने अवामी मकामात पर तमाम खवातीन को मुकम्मल बुर्का पहनने का हुक्म दिया था। इस मौके पर उन्होंने कहा कि खवातीन अवामी मकामात पर सर से पांव तक ढांपने वाला बुर्का पहने। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्ला हिबतुल्लाह अखुंदजादा ने अपने बयान में कहा कि सर से पांव तक ढांपने वाला बुर्का रिवायती और मुहतरम है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप कहीं जाएंगे नहीं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं न्यूज 18 उर्दू पर आलमी मंजर। श्रीलंका में नए वजीर आजम की हलफबर्दारी के बावजूद एहतजाज का सिलसिला जारी है। कोलंबो में जुमेरात के रोज तलबा ने हुकूमत के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया। हजारों अफराद सदर गोताबाया राजापाक्से और नए वजीर आजम रानिल विक्रमासिंघे के इस्तीफे का मुतालबा करते हुए सड़कों पर निकल आए। पुलिस ने हुजूम को मुंतशिर करने के लिए पानी की बौछार और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। पुलिस ने उस वक्त ताकत का इस्तेमाल किया जब मुजाहिरीन सदारती महल की तरफ मार्च कर रहे थे। मुजाहिरीन को चंद ब्लॉक के फासले पर एक पुलिस बैरिकेड पर रोक दिया गया। कोलंबो में गुज़श्ता 2 माह से मुजाहरे जारी हैं जब अवाम ने मुल्क की क़यादत पर मईशत की खराबी और बदउनवान होने का इल्ज़ाम लगाया। दिवालिया होने के करीब श्रीलंका ने ऐलान किया है कि वो गैर मुल्की करेंसी के बहरान की वजह से इस साल अदा किए जाने वाले $7 बिलियन तक के गैर मुल्की कर्जों की अदायगी को मुअत्तल कर रहा है। मुल्क को 2026 तक कुल $51 बिलियन में से $26 बिलियन गैर मुल्की कर्ज के तौर पर अदा करना है। पाकिस्तान की हुकूमत ने मुल्क की तेजी से बिगड़ती हुई मईशत को सहारा देने के लिए माशी इमरजेंसी की बुनियाद पर लग्जरी गैर मुल्की अशिया की इंपोर्ट पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने हुकूमती फैसलों पर ब्रीफिंग दी।
وزیر اطلاعات نے بتایا کہ اس پابندی کا 2 مہینے میں اثر زر مبادلہ کے ذخائر پر آئے گا اور اس پابندی اور دیگر اقدامات سے سالانہ بنیادوں پر چھپے ارب ڈالر کے مثبت اثرات معیشت پر ہوں گی۔ سری لنکا کے بعد اب ایشیا کے ایک اور ملک پر معاشی بحران منڈلانے لگا ہے۔ یہ ملک بنگلہ دیش ہے۔ بنگلہ دیش کا غیر ملکی زر مبادلہ $42 بلین سے کم ہو گیا ہے۔ حالات اس قدر خراب ہوتے جا رہے ہیں کہ حکومت نے اس سے نپٹنے کے لیے سرکاری ملازمین اور عہدیداران کے غیر ملکی دوروں پر روک لگا دی ہے۔ حکومت کے ذریعے ایسے پروجیکٹ پر بھی روک لگا دی گئی ہے جن کے لیے زیادہ مقدار میں بیرون ممالک سے چیزوں کو درآمد کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ حال میں دیکھا گیا ہے کہ سری لنکا بدترین معاشی بحران سے بری طرح متاثر ہو کر دیوالیہ ہو گیا ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق قوم سے خطاب کے دوران سری لنکا کے وزیر اعظم رانل وکرما سنگھے نے کہا تھا کہ ملک میں صرف ایک دن کے لیے پیٹرول کا ذخیرہ ہے اور معیشت ایک خطرناک صورتحال میں ہے، جبکہ آنے والے مہینوں میں مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ دوسری جانب بنگلہ دیش بھی حالیہ دنوں معاشی بحران کی لپیٹ میں ہے، جہاں پر کاروباری خسارے میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ بنگلہ دیش نے مالی سال 2021-22 کے پہلے 9 مہینوں میں $61.52 بلین مالیت کا سامان درآمد کیا، جو کہ گزشتہ سال کی اسی مدت کے مقابلے میں 43.9% زیادہ ہے۔ تاہم برآمدات میں 32% کی سست رفتاری سے اضافہ ہوا، جبکہ بیرون ملک مقیم بنگلہ دیشیوں کی جانب سے بھیجی جانے والی ترسیلات، جو کہ زر مبادلہ کا ایک اہم ذریعہ ہے، سال 2022 کے پہلے 4 مہینوں میں تقریباً 20% کم ہو کر $7 بلین رہ گئیں۔ بنگلہ دیش کے وزیر خزانہ مصطفیٰ کمال نے کہا ہے کہ حکومت موجودہ عالمی صورتحال کے پیش نظر غیر ملکی زر مبادلہ کے انتظام کے بارے میں محتاط ہے۔ دنیا کو غیر معمولی صورتحال کا سامنا ہے اور حکومت کوئی غیر ضروری زر مبادلہ خرچ نہیں کرنا چاہتی۔ بنگلہ دیش میں لگژری اشیاء کی درآمد کو کم کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ غیر ملکی زر مبادلہ کے بحران سے بچنے کے لیے منصوبوں کو 6 ماہ کے لیے مؤخر کر دیا گیا ہے۔ برآمدات سے ہونے والی آمدنی نہیں بڑھ رہی ہے، جبکہ درآمدات پر ہونے والے خرچ میں اضافہ ہوا ہے۔ زر مبادلہ بچانے کے لیے دیگر اقدامات کے بارے میں بات کرتے ہوئے بنگلہ دیش کے وزیر خزانہ مصطفیٰ کمال نے کہا کہ وزیر اعظم شیخ حسینہ نے ہدایت کی ہے کہ سرکاری اہلکار کوئی غیر ملکی دورہ نہیں کریں گے جب تک کہ ضروری نہ ہو۔ انہوں نے کہا کہ جب مشکل وقت ہوتا ہے تو حکومت کو سخت فیصلے کرنے پڑتے ہیں اور یہ فیصلے دنیا کی مجموعی صورتحال کو دیکھتے ہوئے کیے جا رہے ہیں۔ بیورو رپورٹ، نیوز 18 اردو۔ امریکہ میں لائسنس شدہ بندوقوں کی تیاری میں حیرت انگیز اضافہ ہوا ہے۔ ساتھ ہی امریکہ میں بندوقوں کی فروخت میں حیرت انگیز اضافہ ہوا ہے، جس کے نتیجے میں جرائم میں نمایاں اضافہ ہو گیا ہے۔ شراب، تمباکو، آتشی اسلحہ اور دھماکہ خیز مواد کے بیورو کی طرف سے جاری کردہ ایک رپورٹ کے مطابق امریکہ میں لائسنس یافتہ بندوق بنانے والوں نے 2020 میں 11.3 ملین آتشی اسلحہ تیار کیا، جو گزشتہ 2 دہائیوں قبل سالانہ بندوق کی پیداوار کے مقابلے میں 187% زیادہ ہے۔ رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ انسانیت سوز جرائم کے ارتکاب کے لیے گھوسٹ گن، غیر رجسٹرڈ اور ناقابل شناخت گھریلو ہتھیار جو 3D پرنٹرز کا استعمال کرتے ہوئے بنائے گئے ہیں، ان کا استعمال کیا گیا ہے۔ امریکی پولیس نے سال 2021 میں مجرمانہ تحقیقات میں 19,000 سے زیادہ گھوسٹ بندوقیں برآمد کی۔ غیر منافع بخش تحقیقی گروپ گن وائلنس آرکائیو کے ڈیٹا بیس کے مطابق اس سال اب تک امریکہ میں بندوق کے تشدد سے 15,000 سے زیادہ اموات ہو چکی ہیں۔ موجودہ عالمی حالات میں پوری دنیا مہنگائی سے جوجھ رہی ہے اور مصر بھی اس سے اچھوتا نہیں ہے۔ مصری عوام اور تاجروں کا کہنا ہے کہ وہ غذائی اجناس کی قیمتوں میں اضافے اور روس یوکرین کے بیچ جاری تنازع اور کورونا کی وجہ سے پیدا ہوئی مہنگائی کا شکار ہیں، جبکہ قیمتیں صارفین کی پہنچ سے باہر ہیں اور دکانداروں کے منافع میں بھی
तेजी से कमी हो रही है। जनूबी मिस्र के कदीम शहर उस्वान में एक 20 साल पुरानी सुपरमार्केट के मालिक हमदी अली अबू जैद ने कहा कि न सिर्फ सार्फिन बल्कि इनका कारोबार को भी महंगाई की वजह से मुश्किल हालात का सामना करना पड़ रहा है। ما اجي اقول لك مثلا الحاجه دي كانت ب5 كمثال تمام وتقول له باجي ب7 اول حاجه صارفین کا پہلا سوال ہوتا ہے قیمتیں کیوں بڑھ گئی، پھر وہ متبادل کی تلاش شروع کر دیتے ہیں۔ درآمد شدہ مصنوعات اب ہر کسی کے لیے قابل برداشت نہیں ہیں، یہاں تک کہ امیر خریدار بھی 2 بار سوچتے ہیں۔ ہر بار مجھے خریداروں سے بہت زیادہ سودے بازی کرنی پڑتی ہے۔ ایک وقت تھا جب مجھے گاہکوں کو قائل کرنے کے لیے رسیدیں دکھانی پڑتی تھی، وہ بہت مشکل وقت تھا۔ چین کے تجارتی شہر شنگھائی میں لاک ڈاؤن میں آہستہ آہستہ نرمی کی جا رہی ہے اور کچھ لوگوں کو ان کے گھروں سے باہر جانے کی اجازت دی گئی ہے، تاہم کمپاؤنڈ سے باہر نکلنے کے لیے اجازت نامے کی ضرورت ہے۔ کمپاؤنڈ چھوڑنے سے پہلے ان کے طبی جانچ ہوگی۔ اس کے علاوہ کمپاؤنڈ کا کوئی بھی شخص صرف 2 گھنٹے باہر گزار سکتا ہے۔ ایک وقت میں صرف 20 صارفین کو سپر مارکیٹ کے اندر جانے کی اجازت ہے۔ حکام نے پیر کو کہا کہ شنگھائی جون میں دوبارہ کھل جائے گا، لیکن اس نے کوئی تفصیلات یا واضح ٹائم ٹیبل نہیں دی۔ اطالوی حکام نے بتایا ہے کہ بحیرہ ایڈریاٹک میں اٹلی سے البانیا جانے والی ایک اطالوی ٹگ بوٹ پلٹنے سے ڈوب گئی، جس کے نتیجے میں 5 ملاح ہلاک ہو گئے ہیں۔ ان میں 4 اطالوی اور 1 تیونسی ہیں، جبکہ صرف کپتان زندہ بچ گیا ہے۔ اطالوی کوسٹ گارڈ کے مطابق 4 ملاحوں کی لاشیں نکال لی گئی ہیں، جبکہ علاقے میں پائے جانے والے 5ویں کی بازیابی کے لیے کارروائیاں جاری ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ تیز ہواؤں کی وجہ سے تلاش اور بازیابی کے کام میں مشکل پیش آ رہی ہے۔ اور اسی کے ساتھ عالمی منظر میں فی الحال اتنا ہی۔ مجھے دیجیے اجازت اور آپ بنے رہیں نیوز 18 اردو کے ساتھ۔ آداب۔